जुड़ चुके हैं दी आर्ट्स न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रूमी केरनी। और जिस तरीके से अगर बात करें तो भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि वे जमीनी सतह पर अपने आप को और मजबूत कर रही है। और जिस तरीके से भाजपा की मान सकते हैं कि इस समय लहर है, कई दिग्गज नेता जो हैं वो अपनी पार्टियों का दामन छोड़कर जो है भाजपा का दामन थाम रहे हैं। और अगर बात करें कुछ दिन पूर्व की, यानी कि 2 दिन पूर्व की, तो सुरेंद्र चौधरी जो कि पूर्व एमएलसी भी हैं और साथ ही साथ पीडीपी से 1 साल पहले दामन छोड़ चुके थे और अब 1 साल बाद जो है भाजपा का दामन थाम चुके हैं। हमारे साथ बातचीत में जुड़े हैं। सर, कई सवाल हैं जो जनता के ही हैं। जनता जानना चाहती है कि 1 साल बाद क्यों भाजपा का दामन थामा। इंतजार था, लोगों ने पहले ही अटकलें लगाना शुरू कर दी थी कि क्या आपने पीडीपी भाजपा की वजह से छोड़ी है, पर ऐसा नहीं देखने को मिला। 1 साल बाद क्यों भाजपा? देखिए रोमी जी, आप बड़े नज़दीक से मुझे जानते हो और मैंने कभी लालच के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर मैं सियासत में भी आया था तो उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। मैं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी पोस्ट पे था और वहाँ मैं नॉन टीचिंग का प्रेसिडेंट भी रहा। और मैं वो शख्स हूँ जिसने 1995 में जम्मू में के खिलाफ जो एक डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ थी, जम्मू सूबे के साथ थी, वो उसके लिए मैंने फाइट की, स्ट्रगल की। और जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आज चट्ठा में काम चल रही है उसका आंदोलन मैंने किया था, उसकी स्टैब्लिशमेंट हम लोगों ने कराई हुई है, पूरा आंदोलन हमने लीड किया हुआ है। तो लिहाजा मैंने उस समय भी जब था तो यहाँ कई आंदोलन होते थे, वो बिक जाते थे। लेकिन जब मैंने वो आंदोलन किया था हमने वो बिके नहीं, हमने वो आंदोलन कामयाबी तक पहुँचाया और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाई थी। और आज भी जब मैं पीडीपी, आप जैसे आपने ठीक कहा कि पीडीपी छोड़े हुए मुझे 1 साल हो गया बिल्कुल। और वहाँ मैं दावे से कहता हूँ कि मैंने पीडीपी को धोखा नहीं दिया, पीडीपी ने मुझे धोखा दिया। बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने उनके साथ चला। और जब दुनिया उनको छोड़ के जा रही थी, बड़ा बुरा दौर था, महबा जी अंदर थी, लेकिन मैंने तब भी पीडीपी को नहीं छोड़ा। और बल्कि जब यहाँ पे कुछ ऐसे इशू भी रेज हुए जो महबा जी के बयानों से जम्मू सूबे के अंदर आपको पता है कैसे कैसे इश्यूज रेज हुए थे, मैंने उसमें भी वहाँ पे डिफेंड किया और पार्टी का अपना एक व्यू पॉइंट रखा और हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे रह के अपने विचार रखे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हुए और जब महबा जी जेल से बाहर आई और जम्मू में जब यहाँ पे लोगों को तंजीम लोगों के हवाले की गई तो वहाँ हमें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। तब पर इल्जाम लगे थे कि कुर्सी की वजह से जो है पीडीपी का दामन छोड़ दिया गया। नहीं, कुर्सी नहीं होती। आप सियासत में क्यों आते हैं? एक रिस्पेक्ट के लिए, एक इज्जत। कुर्सी जरूरी होती कुर्सी। हम ये कहते हैं कि महबा जी किसी को भी बनाती, कम से कम एक बार पूछ तो लेती, मुझे कॉन्फ्रेंस में तो ले लेती। क्योंकि मैं वो शख्स था जब जिन लोगों को उन्होंने कुर्सियों पे बैठाया वो लोग छुप के घरों में बैठ गए थे। लेकिन सुरेंद्र चौधरी उस दौर में भी सड़कों के ऊपर था। आपके सामने मैंने जब वो प्रोटेस्ट की थी, पहली जम्मू कश्मीर में पहला लीडर था जिन्हें 370 टूटने के बाद जम्मू शहर के अंदर प्रोटेस्ट की थी। और हमने प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए की थी, हमने कोई 370 को वापस लाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं की थी या 35A को वापस लाने के लिए नहीं की। हमने सिर्फ यही कहा था कि हमारे ज़मीनें जो हैं महफूज रहनी चाहिए, जम्मू की हमारे जो बच्चों के रोजगार हैं वो महफूज रहना चाहिए, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट की थी। और आज भी मैं आपको कहता हूँ, जब महबा जी ने ये किया तो उसमें महबा जी जब हमें नज़रअंदाज किया, हमें कहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो मैंने कहा जब लीडर हमें पूछ नहीं रहा, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा, तो मेरा ख्याल जब लीडर को इतना भरोसा ही नहीं हम पे कि हमें कहीं ना कहीं विश्वास में लिया जाए, तो मेरे ख्याल वहाँ पे टिकना। क्योंकि मुफ्ती साहब जब हुआ करते थे वो हमेशा विश्वास में लेते, वो छोटे से छोटे वर्कर को भी विश्वास में लेते थे। तो लिहाजा जब नहीं लिया गया तो हम छोड़ के आए। हमने कोई फालतू इल्ज़ाम भी नहीं लगाए ना हम। लेकिन एक चीज़ दावे से कहते हैं, और महबा जी भी नहीं कह सकती कि मुझे बुरे दौर में छोड़ के गया। जब महबा जी वो जेल में थी तब नहीं छोड़ा हमने। जब महबा जी बाहर आई, जब उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया, उसके बाद हमने छोड़ा। रहा 1 साल क्यों लगाया? क्योंकि बड़े लोग कहते थे, महबा जी को भी लोगों ने कहा कि सुरेंद्र चौधरी बीजेपी में चला जाएगा जी, बीजेपी में चला जाएगा। मैंने छोड़ने के बाद 1 साल बाद आज बीजेपी ज्वाइन की। 1 साल में आपने देखा मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैं चुपचाप बैठा। लेकिन चुपचाप मैं घर में नहीं बैठा था, मैं अपने इलाके में जा रहा था, मैं लोगों को स्टडी कर रहा था, लोगों को पूछ रहा था और पूरा ओवरऑल जम्मू कश्मीर यूटी को भी देख रहा था। और मैंने जब देखा कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर रियासत जिस दलदल में से निकल है, उस दलदल से कौन एक मजबूत लीडरशिप चाहिए जो निकाल सकती है। क्योंकि आज लोगों के अंदर एक आपस में कहीं ना कहीं दूरियां आ गई, उन दूरियों को बांटने की जरूरत है। और दूरियां कौन बांट सकता है? वो एक मजबूत लीडरशिप भी बांट सकती है। आप कहें कि एक वीक लीडरशिप कर सकती है, नहीं।
लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर में ताल्लुक है, आज मुझे बताएं कौन सी लीडरशिप है जो दिल्ली के साथ नेगोशिएशन कर सकती है या दिल्ली के साथ अपना व्यू पॉइंट रख सकती है। वो तो जाके कश्मीर में जाके जो आज की लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में, वो दिल्ली में जाती है, कुछ बयान देती है, कश्मीर में जाती है उनका कुछ बयान होता है, जब वो जम्मू शहर के अंदर उनके कुछ और बयान होते हैं, जब वो खिता पीर पंचाल में जाते हैं या चिनाब वैली में जाते हैं उनके बयान कुछ और होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा जम्मू कश्मीर में। यहाँ एक ही नीति चलेगी, एक ही राज चलेगा, और आपको वो नीति जब चलानी है और एक राज चलाना, तो उसके लिए आपको पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपको तीनों खितों को, जो आज लद्दाख यूटी अलग से है, उसको भी देखना है आपने, बेशक वो अलग है लेकिन उसका भी आपने उसके सेंटीमेंट्स भी देखने हैं। तो जब आप हर चीज अपने मुफाद के लिए, मतलब कि आप मुझे बताएं, जैसे आज कश्मीर की लीडरशिप कहती है हम 370 वापस लेके आ जाएंगे, 35 से कहाँ से लेके आ जाओ भैया। मैं कहता हूँ कांग्रेस मेजॉरिटी में अगर दिल्ली में आ जाए तब भी नहीं वापस दे सकती 370। इवन के महबूबा मुफ्ती जी को और फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को भी अगर आप देश की रहनुमाई दे दें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दें, वो भी 370 और 35 से नहीं दे सकते। मतलब लोगों का जो विश्वास है वो शायद उस वजह से आपने भाजपा को, मैंने वही कहा ना कि ये चीजें, ये धोखे से लोगों को धोखे में डाल रहे हैं। पहले भी इन्होंने लोगों को गुमराह किया 75 साल, आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जब मैंने ये देखा ये लोग सिर्फ गुमराह की राजनीति कर रहे हैं, तो उससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी की क्लियर अपनी एक आइडियोलॉजी तो है ना। उन्होंने कहा 370 तोड़ा तो 35 से तोड़ा, तो एक स्टैंड तो उनका है ना, भाई हमने तोड़ा, तो उनका और उसके ऊपर दूसरा कोई और कोई मतलब तो नहीं है। और दूसरा, आज की डेट में नरेंद्र मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और अमित शाह साहब जो एक स्ट्रांग होम मिनिस्टर हैं, वही इस रियासत का भला कर सकते हैं। जो इस रियासत के अंदर आप देखें करप्शन के कितने केसेस बने। एक गवर्नर ने शरेआम कहा कि भाई मेरे को पैसे दिए गए। जिस दौर की बात करता है वो गवर्नर, उस दौर में तो महबूबा जी की सरकार थी, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, तो इसलिए महबूबा जी को क्लियर करना चाहिए, जवाब देना चाहिए ना महबूबा जी को। एक सवाल है मेरा, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो हमने देखा कि जब तक आप पीडीपी में थे तो भाजपा की जितनी भी खफलत थी, या कह सकते हैं कि भाजपा पर आपने भी कई तरीके से जो इल्जाम है वो लगाए हैं। ये विचारधारा एक साल के अंदर किस तरीके से बदल गई, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, ये लोगों का भी सवाल है कि एक साल के अंदर ऐसा क्या हुआ, या वो दौर कैसा रहा कि वो एकदम से आपकी जो विचारधारा है वो भाजपा के साथ जुड़ गई। मैंने वही कह रहा हूँ ना, आप वही बात मैं कह रहा हूँ, बात विचारधारा की है। आप कह रहे हो ना, बात विचारधारा की बात है, लोगों के कामों की। आज लोगों की मुश्किलें, खिता पीर पंचाल को मैं बिलोंग करता हूँ। आज आप चले जाएं खिता पीर पंचाल में, कभी जब मेरे साथ आप टूर करें एक दिन, आपको खुद पता चलेगा कि मई जून के अब गर्मी आ गई है, अब लो वोल्टेज हो जाएगी जम्मू से। खिता पीर पंचाल को बिजली ही नहीं जाएगी। जब बिजली वहां नहीं जाएगी, लो वोल्टेज जाएगी, जो मोटरें लगी हैं जिनसे ट्यूबवेल चलते हैं, लोगों को पीएचई की सप्लाई होती है, वो मोटरें जल जाएंगी, वो मोटरें चलेंगी। जब वो जल जाएंगी, लोगों को पानी की सप्लाई नहीं होगी। एक एक महीना लोगों को पानी नहीं मिलता जनाब गर्मियों के अंदर। वो क्यों? कि लो वोल्टेज है। तो उसके बाद आप देखें कि ये मुश्किल को समझ रहा हूँ खिता पीर पंचाल की। खिता पीर पंचाल कब से कह रहा है कि हमें रेलवे लाइन चाहिए? कभी महबूबा जी के मुंह से सुना आपने, या नेशनल कांफ्रेंस की लीडरशिप के मुंह से सुना कि भाई इनको रेलवे की जरूरत है? हम कब से कह रहे हैं कि हमें 4 लेन चाहिए? कभी उन्होंने 4 लेन की हमारी बात की? ठीक, वही मैं कह रहा हूँ कि बात आप विचारधारा की नहीं कर रही। यहाँ काम, लोगों का काम, विचारधारा क्या है? लोगों के काम ही नहीं होंगे तो विचारधारा ही काम है, काम ही विचारधारा है। और जब आप सियासत में आए हो तो आप वहाँ लोगों के काम करवाने आए हैं, वहाँ कोई एजेंडा सेटल करने नहीं आए कि हमने यहाँ उसकी जमीन छीननी है तो उसको देनी है, उसकी जमीन देनी है उसको नहीं। आपका मसला ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटलों की क्या हालत है। आज आप चले जाएं रजौरी पुंछ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका रजौरी का है, हालात क्या है। इवन के जम्मू मेडिकल कॉलेज के आप हालात देखें। तो इसलिए खिता पीर पंचाल का मैं आपको कहूँगा कि आज की डेट में हमें सिर्फ यूज़ किया गया, चाहे वहाँ का हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, वो सिख है, चाहे, और आप कभी चले आप देखना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भाईचारा कितना है। खिता पीर पंचाल मानते हैं कि जो सरकारें रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही या पीडीपी की रही, उनके दौर में जो है सिर्फ लोगों का फायदा, या जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे उनका फायदा उठाया गया, तभी आज इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं उन्हें लोगों से जो है वो दरकिनार किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, खासकर खिता पीर पंचाल के अंदर उन्होंने इग्नोर किया है और खिता पीर पंचाल को एट ग्रांटेड लिया। लेकिन जो नई लीडरशिप खिता पीर पंचाल की है वो एट ग्रांटेड नहीं हुई। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं खिता पीर पंचाल के जो नौजवान हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि हमारे मसले कश्मीर के साथ नहीं जुड़ते, हमारे मसले जो है जम्मू के लोगों के साथ नहीं जुड़ते, हमारे मसले और मसाइल जो हैं वो चिनाब वैली के लोगों के साथ नहीं है, कंडी बेल्ट के साथ नहीं है। खिता पीर पंचाल दोनों, ये एक बॉर्डर का खिता है। रजौरी और पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर के साथ लगते हैं और पाकिस्तान के साथ लगते हैं।
चाहे वो 47 थी, अगर वहाँ पे भी अगर किसी ने नुकसान देखा, अगर बिछोड़ा देखा तो किताब पीर पंचाल ने देखा। उसके बाद जितनी भी जंगें हुई या क्रॉस बॉर्डर होता है उसका नुकसान मिलिटेंसी का भी अगर होता है तो किताब पीर पंचाल को हुआ है। लेकिन जहाँ देने की बारी आई तो किताब पीर पंचाल को वो चीज़ें नहीं मिली। तो लिहाजा मैं आपके इस चैनल के माध्यम से नौजवानों को कहूँगा कि आप बटें मत, आप ये धोखे की पॉलिटिक्स में मत आए। ये इलेक्शनों के टाइम में लोग आपको बड़े सभी बाग दिखाएंगे। आओ, हमने सबको अजमाया, पीडीपी को अजमा लिया, आपने पीडीपी का चीफ मिनिस्टर भी अजमा लिया, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर भी अजमा लिया, आपने कांग्रेस का भी चीफ मिनिस्टर अजमा लिया। आओ एक फुल फ्लैज मेजॉरिटी में देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, देखते हैं क्या होता है। एक मौका तो दीजिए फुल फ्लैज भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर को, वो आके करे, चाहे वो हिंदू बने, चाहे वो मुसलमान बने, या सिख बने, या ईसाई बने, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी के, वो मौका तो देके देखिए ना, फिर तो आप बात कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें कुछ नहीं करेगी। हम किसी को अभी मेजॉरिटी नहीं दी। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले मौका दीजिए फिर उसके बाद फिर बात करिए। मतलब आज आप एक कोई पंजाब से उठ के कहते हो नहीं जी यहाँ पे उसकी बड़ी लहर चल रही है, किसी को दिल्ली से उठा कहते हो इसकी, भाई लहरों से क्या होगा। जम्मू कश्मीर ने हमेशा लहरें देखी, जम्मू कश्मीर ने जितना नुकसान देखा वो पंजाब ने नहीं देखा, वो दिल्ली ने नहीं देखा। जम्मू कश्मीर तो 47 से ही नुकसान देखता आ रहा है। ये जो आपने लहर की बात की है, इसमें एक सवाल है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ही एक लीडर जो है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें भी आगामी अगर चुनाव होते हैं तो नहीं निकाल पाएगी, उस तरीके का बयान है। और वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि वो गधे पर बैठ जाएंगे अगर ऐसा हो गया। देखो मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, आप ये किसने बयान दिया पता नहीं, आप उसको कैसे लीडर मानते हो? लीडर कैसे मानते हो आप? ये बयान देने से लीडर मानते हो, या जो कोई इलेक्शन लड़ के आता है जिसके पीछे कोई वोट, किसने वोट लिए होते हैं उनको लीडर मानते हो? किसको लीडर मानते हो? पहले तो ये हमें कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करना होगा। देखिए लीडर वो होता है, मैं भी अपने आप को अभी लीडर नहीं मानता, मैं एक बहुत छोटा सा वर्कर हूँ। बेशक मैंने लोग मुझे वोट डालते हैं, लेकिन लीडर बनने के लिए जनाब बड़ा कद चाहिए होता है। यहाँ हिंदुस्तान में, इस जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े लीडर हुए, इसलिए हम लीडर अभी नहीं है। लीडर तब बनोगे जब आप लोगों के साथ इंसाफ करोगे। रही बात वो जो आदमी कहता है गधे पे, कौन सी भाषा है इस देश की? क्या इस देश की ये कविता, ये कल्चर है? कौन किसको गधे पे बैठा सकता है या कौन कौन गधे पे बैठ सकता है? ये तो एक ठीक है, एक चैनल पे अपनी टीआरपी चलाने के लिए ठीक है भाई, बात चल गई भाई, गधा 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 चल गया। बट मुझे बताएं कि आपने जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे बताएं अभी दिल्ली में उसने क्या किया। दिल्ली में अगर सरकार उसकी है तो वहाँ दिल्ली की उनकी सरकार नहीं, वो वहाँ पे एलजी की गवर्नमेंट है। मतलब वहाँ जो स्कीम, जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट ने, दिल्ली की सरकार जो सेंटर की सरकार है उसने पैसा देना होता है। इन्होंने अपना क्या किया वहाँ? अब रही पंजाब में, पंजाब के हालात क्यों हुए? ये पंजाब में क्यों आए? पंजाब में कांग्रेस की अपनी लड़ाई थी, अकालियों के अपने मुद्दे थे, ये उस लड़ाई का फायदा लेके आए। बाकी बिजली पानी जितनी ये मुफ्त करेंगे ना पंजाब में जनाब, इतना आसान, और आप इस देश को कब तक मुफ्त पे चलाएंगे? मतलब आप कहते हैं हमने मुफ्तखोरी की लहर, क्या आपको नहीं लगता कि अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है कि जो नेता है वो भाग रहे हैं कि मुफ्तखोरी के चक्कर में? आप मुझे बताएं, देखिए आप लोग बड़े जम्मू का जो मीडिया, इसको भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसा दौर है जहाँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोगों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आप कहते हैं हमने इस मुल्क को, इस देश को सुपर पावर बनाना है दुनिया। अगर चाइना बन सकता है, रशिया बन सकता है, अगर अमेरिका बन सकता है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सकता जी? तो कब बनेगा? जब आप अपने यहाँ की आवाम टैक्स देना सीखेगी। जब तक आप टैक्स देना नहीं सीखेंगे, हर चीज़ को मुफ्तखोरी, हर काम करना नहीं। मुझे बताओ यहाँ पूरा दिन कितने लोग हैं जो ताश कूटते रहते हैं बूटों पेड़ों के नीचे बैठ के? कभी उनको पूछो भाई काम क्यों नहीं करते? भाई काम करो ना भाई। ताश आप देखें फॉरेन में, आपको कितने लोग पेड़ों के नीचे ताश कूटते हैं, उनको तो टाइम ही नहीं होता। इसलिए ये देश का कल्चर बदलना होगा। और मैं नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद दूंगा, अपने प्राइम मिनिस्टर को और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, कि ये इस देश के कल्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुफ्तखोरी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, मुल्क के लोगों को, हमारों को उस मुफ्तखोरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इससे आपका मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। आपने पाकिस्तान बनना है या आपने अमेरिका और रशिया की तरफ बनना है या चाइना की तरफ बनना, ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों को करना होगा, इस देश के लोगों को करना होगा। ये कब तक आप सिलेंडर मुफ्त लोगे, कब तक राशन मुफ्त लोगे, कब तक आप बिजली मुफ्त लोगे? आप कितनी बिजली, जम्मू कश्मीर में आपने आज तक बिजली के बिल दिए कितने? अभी भी देखो कितने लोग देते हैं। पानी का कितना का बिल आते हैं यहाँ पे? आप जाइए दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, मतलब यहाँ तो पहले ऑलरेडी मुफ्त है। मतलब आज भी देखें तो मुफ्त ही है ना। कौन सा आपका कितना का बिल आ रहा है? आप देखें जाके लोगों के बिजली के बिल कितने का आते हैं। जितनी बिजली यहाँ चलाई जाती है, वहाँ दिल्ली में तो ये हालत है कि आप एक कमरे से निकलते हो, दूसरे कमरे में जाने के लिए पीछे से स्विच बंद करते हो, पहले बिजली बंद करते हो, फिर दूसरे कमरे में जाते हो। यहाँ वो नौबत अभी तो नहीं आई ना। इसलिए ये चीज़ें जो हैं ठीक है,
एक लोगों को गुमराह करने के लिए आपका एक शोशेबाजी बहुत अच्छी है, बट आप कहें कि इससे लोगों का भला, हाँ मसले के हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए। यहाँ आज की डेट में डेवलपमेंट चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल हैं, आप देखें, आप एसएमजेस हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे लेबर उनकी क्या हालत है, एक एक बेड पे 3-3 औरतें पड़ी होती हैं बेचारी। सुंदर जी, यही तो बात है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के अंदर भाजपा को लेकर एक नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। क्या वो नाराजगी आप दूर कर पाएंगे? क्या जिस तरीके मैं कहता हूँ नाराजगी किस चीज की है? क्या जम्मू कश्मीर में आज की डेट में बीजेपी की सरकार है? ये तो बसकित में ये जो लोग कहते हैं जी यहाँ बीजेपी की सरकार, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जम्मू कश्मीर में आज यूटी है, यूटी में गवर्नर का रूल है, जो 95-96 में यहाँ पे रूल हुआ करता था। 90 के बाद यहाँ गवर्नर रूल नहीं हुआ करता था, तो आज के बाद फिर गवर्नर रूल है। उसमें भी आपको याद होगा 96 में जब पहला इलेक्शन हुआ था गवर्नर रूल के बाद लोग कितने अगेंस्ट थे, लेकिन वो किसके खिलाफ थे? गवर्नर रूल के खिलाफ। और लोगों के अंदर देखिए परसेप्शन, मैंने आपको कहा ना कि जो रिस्पॉन्सिबल आप लोग मीडिया हैं, आपको ये कहीं ना कहीं बड़ा सोच के चलना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जम्मू के अंदर डायरेक्ट बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, जिस दिन चीफ मिनिस्टर यहाँ बीजेपी का होगा, फिर अगर कोई गलतियां होती हैं तो फिर लोगों को रिजाइनमेंट करनी चाहिए। आज आपने चीफ मिनिस्टर इनका बनाया ही नहीं, अगर रहा भी तो ड्यूटी चीफ मिनिस्टर रहा, हुकूमत तो महबूबा जी के पास रही ना। सरकार क्यों गिरानी पड़ी? क्योंकि महबूबा जी नहीं बात मान रही होगी तभी गिरानी पड़ी ना। महबूबा जी अपनी हर बात पे आप अड़ रहे थे, हर बात पे लोगों को आप अपना स्टैंड, कभी रसाना के ऊपर आप आ जाते थे, कभी आप ट्रैवल पॉलिसी पे। भाई आपने ईमानदारी से कहा ना ट्रैवल पॉलिसी आपने की, रसाना को इशू था, हाँ ट्रैवल पॉलिसी जरूरी थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में गुजर बकवाल जो पहाड़ों में रहता है 50-50 60 सालों से रहता है, उन बेचारों को उखाड़ा जा रहा था, वहां से उजाड़ा जा रहा था, उनको वहां रखने की जरूरत थी, उसके लिए बात करने की जरूरत थी। लेकिन जो तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया था महबूबा जी ने, आप कन्फ्रंट्रेशन से इस रियासत को थोड़ा चला सकते हो। खुद जब महबूबा जी के फाइनेंस मिनिस्टर जो अपना द्राबू साहब थे, आपको याद है एक बार उन्होंने हाउस में कहा था कि जम्मू कश्मीर हमेशा विद बैगिंग बॉल जो है वो दिल्ली के पास जाता है, हमारे हाथ में हमेशा कटोरा होता है मांगने वाला। जब आप एक डेली वेजर को भी तनख्वाह नहीं दे सकते अपने खाते से जम्मू कश्मीर में, आपको दिल्ली से पैसा नहीं आएगा, तो आप मुझे बताओ यहाँ क्या कर लोगे? इसलिए ये चीजें जो आप कह रहे हो, ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि जम्मू के मीडिया को बड़ा बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर को आज आप लाइटली मत लें, इसको पंजाब के साथ मत जोड़ें। जम्मू कश्मीर के हालात बड़े नाजुक हैं, ये ऑलरेडी डिस्टर्ब स्टेट है जहाँ पे पाकिस्तान की नज़र है, पूरी दुनिया इस जम्मू कश्मीर को खराब करना चाहती है। यहाँ हमारा भाईचारा बरकरार रहना बहुत जरूरी है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को साथ रखना बहुत जरूरी है, और ये तभी होगा जब मीडिया भी अपना रोल अदा करेगा और लीडरशिप भी रोल अदा करेगी। छोटे छोटे लड़के उठते मैं देखता हूँ, वो बाइट देते हैं, उनको पता होता नहीं, नॉलेज। मैं आपसे क्यों यहाँ जो बातें कर रहा हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, क्यों मैं, क्योंकि मुसलमानों की अपनी यहाँ पे मुश्किलें हैं, हिंदुओं की अपनी मुश्किलें हैं, सिखों की अपनी हैं, बुद्धिस्ट की अपनी हैं। हर कौम को यहाँ एड्रेस करने की जरूरत है, हर कौम के सेंटिमेंट्स को एड्रेस करने की जरूरत है। आप किसी एक कौम से इस मुल्क, इस रियासत को नहीं चला सकते। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें, जिस जगह से आप ताल्लुक रखते हैं नौशहरा से, वहाँ पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दो नेता जो है देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ आप हैं, आपका भी अपना वहाँ पर गढ़ है, एक तरफ रविंदर रैना है, उनका भी एक अपना गढ़ है। तो आगामी चुनावों में अगर देखा जाए तो किसे सीट दी जाएगी वहाँ से लड़ने? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है नौशहरा और सुंदरबनी, आज दो बाइफिकेशन हो गया, दो कॉन्स्टिट्यूंसी पर। आप लोग खुद कंफ्यूज हैं, आपको शायद ये इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। नौशहरा में पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो नौशहरा की जो पूरा तहसील था वहाँ से मैंने 12,000 लीड किया हुआ, जो आज कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हुई है, सुंदरबनी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। इसलिए ये आप एक कंफ्यूजन में मत रहिए। अगर सुरेंद्र चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी में आया तो सोच विचार करके आया। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है रविंदर रैना साहब, ये सवाल आप उनसे पूछिए, लेकिन जहाँ तक पार्टी ने मुझे लाया है मकसद से लाया, कोई ऐसे नहीं लाया। अगर लाया है तो कोई काम के लिए लाया है, ऐसे थोड़ा मुझे लाया उन्होंने कि यहाँ बेला बैठा के रखना उन्होंने। इसलिए ये बातें आप चुप साहब से पूछें, जो हमारे इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, या रैना साहब से पूछें। बाकी रही जहाँ तक ताल्लुक है कि इलेक्शन कितना, मैंने कहा ना यहाँ ज़िंदगी का नहीं पता। सबसे बड़ी मेरी बात क्या है, आपने देखा परसों जब मैंने ज्वाइनिंग की कितने लोग नौशहरा से आए, सुबह 5 बजे वहाँ से चले। ये प्यार सुरेंद्र चौधरी की सबसे बड़ी चीज़ है। और आपने देखा उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। और मुसलमानों की सबसे बड़ी बात कि रोज़ों के बावजूद भी उन बंदों के बीच में काफ़ी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी भी थी, ऐसी लोग भी थे, शेड्यूल कास्ट लोग भी थे। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा सुरेंद्र चौधरी की जीत ये है कि मेरे साथ लोग हैं। अब 12 तारीख को मैं जा रहा हूँ नौशहरा में, वहाँ लोगों ने मेरी रिसेप्शन रखी है 12 तारीख को। आप खुद देख लेना लोगों का प्यार क्या है।
और आप खुद देखना कि वहाँ से इलेक्शन कौन लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर अगर बात करें तो इनका ये कहना है कि ये लोगों का प्यार है जिस वजह से इन्होंने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा के अंदर आने की इनकी एक खास वजह रही है ताकि वो लोग जो हैं जिन्हें आज तक दरकिनार किया गया है उन्हें एक रास्ता मिल सके। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक जुड़े रहिए DRC न्यूज के साथ।